Hello everyone. In this video, I will be discussing about sparse matrices and its representation using C++. Sparse matrices can be classified into two types, regular sparse matrix and irregular sparse matrix. I will be discussing regular sparse matrix and its types like upper triangular, lower triangular, and tridiagonal sparse matrices. And I will be discussing how to implement them in C++. I will be also discussing irregular sparse matrix and its representation, that is, coordinate list representation and compressed sparse row representation in C++. So let's go. So let's start with the sparse matrix and its representation in C++. Now first we will start what are sparse matrices. Now sparse का हमने रियल में लाइफ में मतलब देखना हो तो अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो डेंसली पॉपुलेटेड स्पार्सली पॉपुलेटेड तो इसका मतलब है कि जिनकी घनता मींस डेंसिटी इज लो, ठीक है। तो स्पार्स मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि पहली बात जो मैट्रिक्स होती है वो होती क्या है 2D एरे, ठीक है। अब इस 2D एरे में एज यू नो all of you know that 2D array contains rows and columns और अगर रोज और कॉलम्स सेम होते हैं तो हम उसको कहते हैं स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस केस में स्पार्स मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि जो एलिमेंट्स की हम मतलब डालते हैं उसमें उसमें ज्यादातर एम्प्टी रह जाते हैं तो इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें जीरोस की गिनती ज्यादा हो। अब इस केस में जैसे कि ये एक डेंसली पॉपुलेटेड है, इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं और हमने जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिस इज नोन एज डेंसली पॉपुलेटेड मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में अगर ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो कि जैसे कि जीरोस की गिनती ज्यादा हो तो उस केस में अगर हम इसको नॉर्मल वे से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में ये हमारे पास मेमोरी की बहुत सारी कंजम्पशन वेस्टेज हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए अलग अलग वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशंस कहाँ पे यूज होती है ग्राफ्स पे, ग्राफ्स रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आपको मालूम है कि ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ रिप्रेजेंट करना हो, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, डेटा स्टोरेज में, न्यूमेरिकल सिमुलेशंस में बहुत सारी जगह पे स्पार्स मैट्रिसेस यूज होती हैं। तो उस केस में स्पार्स मैट्रिसेस की दो टाइप्स होती है, रेगुलर एंड इररेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या है कि हमारे पास जीरो की जो जीरोस की जो इस स्पार्स मैट्रिक्स में एंट्रीज होंगी वो एक रेगुलर पैटर्न बनाएंगी और इररेगुलर का मतलब कि वहां पे कोई रेगुलर वे में जीरोस नहीं आएंगे, कहीं पे भी जीरोस आ सकते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों के वेज अलग अलग होते हैं। तो हमारे पास जो रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स होती है उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो तो होते ही हैं बट जो जीरो एलिमेंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इवनली। यानी कि हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने शो की है ये एक रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स है। इसके अंदर जीरोस एक तरफ हैं और नॉन जीरो एलिमेंट्स एक तरफ हैं, यानी कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आ रहा है। तो ये बेसिकली कितनी टाइप्स की हो सकती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स। तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये अभी मैंने इसकी टाइप्स बताई है। आगे चलते हैं इररेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स जिसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अनइवन का मतलब कि जीरोस और नॉन जीरो एलिमेंट्स कहीं पे भी किसी भी पैटर्न में आ सकते हैं। तो इसलिए इनको स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि इसमें जीरोस की जो गिनती होती है, दैट इज एलिमेंट्स जो जीरोस होते हैं वो भी काफी ज्यादा होते हैं और इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर जीरोस तो अगर हम नॉर्मल वे में इनको स्टोर करेंगे तो इसमें ज्यादातर एंट्री जीरो है, मतलब कोई एलिमेंट आना नहीं है। तो वहां पे मेमोरी वेस्टेज को मतलब कम करने के लिए इनको हम किसी और वे से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स में बात करते हैं। रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स में हमारे पास तीन तरह की स्पार्स मैट्रिक्स होती है, दैट इज अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इनको रेगुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीरोस एंड नॉन जीरोस एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी मेन डायगोनल है, ये वाली,
ये वाली हमारी मेन डायगोनल है। अब इसके नीचे आप देखें कि सारे एलिमेंट जीरोस हैं, तो इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है हमारे पास। अगेन इसमें भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है जीरोस और नॉन जीरोस एलिमेंट, पर इसमें जो अबव एलिमेंट्स होते हैं मेन डायगोनल के वो होते हैं जीरो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मेन डायगोनल है हमारे पास, अब इसके ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरोस। तो इसलिए इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगल, मतलब लोअर की तरफ एलिमेंट्स आ रहे हैं और अपर की तरफ एलिमेंट्स खाली है। तो इसमें अपर की तरफ एलिमेंट्स आ रहे हैं और लोअर की तरफ जीरोस हैं। इसी तरह हमारे पास ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर जो मेन डायगोनल है और उसके टू एडजेसेंट डायगोनल्स होते हैं, वहीं पे एलिमेंट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे जीरोस होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो मेन डायगोनल है, ठीक है, अब इसके ऊपर वाले में जैसे कि यहाँ पे एक, दो और ये तीन, या इसी तरह यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारी जगह जीरोस होते हैं। तो इस तरह से ये सभी, आप अगर मैट्रिसेस को ध्यान से देखें कि सभी के अंदर एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है, तो इसलिए इनको रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जीरोस और नॉन जीरो एलिमेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें इसको रेगुलर बनाती है। और इसमें हमने इसकी टाइप्स पढ़ी है। पहली है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर, दूसरी है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर और तीसरी है हमारे पास ट्रायडायगोनल। जो कि हमने ऐसे, ये अपर ट्रायंगुलर यानी कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स, और जीरो सारे नीचे होंगे। लोअर ट्रायंगुलर में नॉन जीरो एलिमेंट्स नीचे, बाकी सारे ऊपर। और ट्राई डायगोनल में डायगोनल के एक ऊपर एक नीचे, वहां पे एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे जीरोस। तो इस तरह से हम इनको रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम आगे करते हैं, इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो अपर ट्रायंगुलर को हमने जैसे बताया है कि जिसके अंदर हमारे पास अपर की तरफ एलिमेंट्स है और नीचे की तरफ एलिमेंट्स नहीं है, और ये रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स है। अब इसको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें जैसे पहले भी हमने 2D के ऑपरेशन पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं, हमें एक नेस्टेड लूप लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक रोज के लिए लूप ली है और इंडिविजुअल कॉलम्स के लिए भी हमने वहां पे लूप ली है। अब इसके लिए हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसको मैट्रिक्स या ए डबल आर से, ये होगा ए जीरो जीरो। अब ये कहां से शुरू हो रहा है, ए आर आर वन वन। ठीक है, और ये कहां से शुरू हो रहा है, ए आर आर टू टू। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करें कि पहला एलिमेंट जो है वो कहां से शुरू हो रहा है, ये आई, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। यानी कि जो j इज इक्वल टू, अगर हम i से स्टार्ट करें, i की वैल्यू तो यहाँ पे, अगर जैसे i की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, फिर j की वैल्यू भी 0 होगी, जैसे कि i इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी तो i की वैल्यू अगर 1 होगी, j की वैल्यू भी यहाँ पे, जैसे i की वैल्यू 1 हो जाती है, j की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया है, अगर i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 ली है। और मैक्सिमम एलिमेंट्स जहां तक जा सकते हैं उसका साइज, यानी कि इस केस में 3 by 3 की मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने सहारा लिया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये लूप ऐसे यहाँ पे लिखे। तो ये जो इंपॉर्टेंस है यहाँ से स्टार्ट करना, इसका फायदा क्या होगा कि इन एलिमेंट्स को ये एंटरटेन नहीं करेगा, और इस वे में ये जब इनको स्टोर करेगा तो सिर्फ ये जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं इनको ही प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम इसको एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। अब इसका हम कोड देखते हैं कैसे काम करता है। अब इस कोड में आप देख सकते हैं, मैंने एक अपर ट्रायंगुलर को प्रिंट करने के लिए वहां पे एक अलग से फंक्शन बनाया हुआ है। इस फंक्शन में आपको एक एरे पास करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि इन दोनों का साइज सेम है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू पास की है और वो है साइज। ठीक है, तो ये लूप मैंने स्टार्ट की है 0 से लेके j इज इक्वल टू आई के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक एज्यूम किया है कि इनपुट ले लिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया एक एरे को, 2 डायमेंशनल एरे को। और ये कौन सी है, ये अपर ट्रायंगुलर मतलब मैट्रिक्स है जो कि रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स में आती है। अब इसको जब मैं पास करूंगा तो इसको प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे शो किया है कि इसको प्रिंट कैसे करना है। इसमें हम ऐसे करेंगे 0 से लेके, ये इसलिए है कि हमारे पास जो लूप्स कितनी बार चले उसको हम कंट्रोल कर सकें, और जो एक्स्ट्रा, अगर नॉर्मली हम 0 से लेके यहाँ से 0 से शुरू करते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए। तो ये कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सी लूप की मैनेजमेंट है, नेस्टेड लूप में कहाँ से शुरू करना है, ताकि हम इन जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है सिर्फ उनके ऊपर ही प्रिंटिंग में हम वो लूप के अंदर, तो लूप को हमने कम चलाने के लिए इसको आई से शुरू किया है, और जब इसको चलाएंगे ये सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने एक मैसेज डाला हुआ है इसको प्रिंट करने के लिए, और उसके बाद हमने हर रो के बाद एक सेपरेटर लगाया, लाइन सेपरेटर। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रन करता हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा।
तो ये देखो, ये सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स के ऊपर ही उनको प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से मुझे आइडिया हो रहा है कि फर्स्ट में 0 0 आ रहा है, सेकंड में 0 1, थर्ड में 0 2, फिर इसी तरह अगली रो में 1 1 और 1 2, ठीक है, और अगले में 2 2। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी एक रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर का मतलब है लोअर की तरफ एलिमेंट्स होंगे डायगोनल से। जैसे कि ये डायगोनल है, मेन डायगोनल हमारे पास, इससे जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे। तो इसलिए क्योंकि ये जीरो एलिमेंट्स को तो हमने रिप्रेजेंट नहीं करना, तो अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे देखें कि ये लूप कहाँ तक जाएगी। अगर इसकी बात करें, इसमें होएगा 0 0, यानी कि अगर i की वैल्यू 0 तो j की वैल्यू भी 0। अब यहां से देखें कि इस एलिमेंट में कहां पे आएगा। ये देखें ARR, अगर मैं ARR लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो और उसका 0th एलिमेंट, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, A होगा फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट। तो ये एलिमेंट देखो i की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है। जैसे कि अगर i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 0, ठीक है, और फिर होगी 1, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, A 20, और यहाँ पे क्या होगा, ए एरे ऑफ, जो व्हाट ए बोल रहा हूं मैं, 21, और एरे 2 2। तो यहाँ पे अगर i की वैल्यू हमारे पास 2 है तो j की वैल्यू क्या होगी, 0 1 और 2। तो इसलिए क्योंकि ये 0 से शुरू होके जितना भी इसका मैक्सिमम साइज है वहां तक जाना, तो हमने यहाँ पे लूप में देखो ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास ये 0 से लेके i तक जा रहा है, इसमें i की वैल्यू 1 है, इसमें i 0 से लेके i तक जा रहा है, इसमें 0 से लेके i तक जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये जो कंडीशन लगाई हुई है, ये इसलिए लगाई हुई है ताकि हम यहाँ पर उतनी ही एलिमेंट्स को प्रिंट करें जो कि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स है। तो ये j की कंडीशन लेस देन इक्वल टू i की हमने जो कंडीशन रखी है ये इसलिए रखी है। तो इसमें बाकी की स्टेटमेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है, ये जो हमने है रो सेपरेटर रखा हुआ है कि हर रो के बाद रो सेपरेटर या रो को सेपरेट लाइन पे लाने के लिए हमने ये लाइन लिखी हुई है, और बाकी हमने प्रिंट लिखा हुआ है। और ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डालने के लिए यहाँ पे टैब डाला हुआ है। बाकी की स्टेटमेंट्स ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को यहाँ से प्रिंट कर रहा है। तो अब इसका कोड देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देखें कि आप देख सकते हैं कि मैंने वही कोड यहाँ पे जो आपको भी दिखाया था, उसमें i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज, और j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू i। अब ये मैंने क्यों लगाया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक फंक्शन बनाया, फर्स्ट फंक्शन को हमने 2 डायमेंशनल एरे पास किया। अब क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस करके हमने यहाँ पे एक ही डायमेंशन साइज यानी कि कॉलम्स को हमने स्पेसिफाई कर दिया, रोज और कॉलम्स में रोज को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज को प्रिंट किया है और एक लाइन सेपरेटर डाला है। और ये मैंने यहाँ पे शो किया है कि इसको एक गिवन क्या है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम पास करेंगे और इसकी के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे जो कि नॉन जीरो है। तो इसके लिए हमने कोड में इसको एक बार सेव करके रन कर लेते हैं। तो ये देखिए कि इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 0 0 1 0 1 1, फिर 2 0 2 1, और ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसलिए हमारे पास उन जो लूप्स की आइट्रेशंस है वो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लूप्स की आइट्रेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। वो कैसे, कि हम उसको उतनी ही बार आइट्रेट करेंगे जितने एलिमेंट्स हैं। तो काफी हद तक हमारी एक तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करते हैं अगर हम इस वे में लोअर ट्रायंगुलर के केस में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे प्रिंट करते हैं। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं एक और रेगुलर मैट्रिक्स, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें क्या होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि 1, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4, ठीक है, 7 और 10, इसके ऊपर वाले और नीचे वाले रोज में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये एलिमेंट क्या होगा, अगर मैं मैट्रिक्स की लिखूंगा तो ये होगा मैट्रिक्स 0 0, ठीक है, और इसकी एलिमेंट की वैल्यू होगी 0 1, ठीक है। अब ये एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, 1 0, ये होगा 1 1, और ये होगा 1 2। अब ये एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, 2 1, ये होगा 2 2, ये होगा 2 3, और ये हमारे पास लास्ट में क्या एलिमेंट होगा, जो भी मैट्रिक्स का हमने नाम लिखा हुआ एज मैट्रिक्स है, ये होगा 3 2, और ये होगा 3 3। अब यहाँ पे देखें कि i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू 0 और 1 है। अब यहाँ पे देखें i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू क्या है, 0 1 और 2।
अब यहाँ पे देखें i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू क्या है 1 2 एंड 3, और आगे देखें i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू 2 और 3 है। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो मेजॉरिटी में, पहले को छोड़ के मेजॉरिटी में हमारे पास जो i और j में फर्स्ट स्टार्ट वाला रिलेशन है कि i की वैल्यू जो भी होगी, जैसे वो शुरू होती है अगर मान लो 1 2 3, तो उस सभी केसेस में j की वैल्यू i माइनस 1 होने वाली है। अगर हम जीरो को भी मान लें तो ये एक्सेप्शनल कंडीशन हम डाल देंगे कि j की वैल्यू, तो यहाँ पे आप देखें कि हमने i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू i माइनस 1 लिख दी है। ठीक है, और दूसरा क्योंकि हमने वो कंडीशनल डालनी है कि j की वैल्यू 0 से ऊपर हो, क्योंकि ये इस केस में ये -1 हो जाएगा अगर हम यही कंडीशन रखते हैं यहाँ पे, अगर हम ऐसे रख लेते हैं तो अगर इसमें 0 ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अगर उसकी i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने ये स्पेशल कंडीशन यहाँ पे रख दी है। दूसरा कि ये जा कहां तक रहा है, कि अगर i की वैल्यू 0 है ये 1 तक जा रहा है, ये इसकी वैल्यू 1 है, ये j की वैल्यू 2 तक जा रहा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये मैक्सिमम 3 तक जा रहा है। तो इसमें भी अगर हम पहले 3 को देखें तो उसमें लास्ट जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है कि अगर i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू i प्लस 1 तक जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन डाल दी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्योंकि एंड वाले में जब इसका मैक्सिमम साइज रीच कर रहा है तो उस केस में हमने यहाँ पे इसको ना करने के लिए ये कंडीशन ला दी है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम में हमने इस तरह से ये कंडीशंस जो है ये लिमिट करेगी कि सिर्फ वही एलिमेंट्स प्रिंट हो जो ट्राई डायगोनल एलिमेंट्स के कंटेंट्स के अंदर आ रहे हैं। बाकी आपको मालूम है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट है और ये हमारे पास रो की लाइन हमने अलग अलग लाइंस पे डालने के लिए या सेपरेटर करने के लिए हमने ये इसको डाला हुआ है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ठीक है, और ये कहाँ पे एंड हो रहा है। तो इस तरह से ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स काम करता है जब हमने इसको रिप्रेजेंट करना, और ये रेगुलर है क्योंकि जीरोस की जो है और नॉन जीरो एलिमेंट्स एक रेगुलर पैटर्न में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे मैट्रिक्स में। ओके, अब आप इस कोड में देख सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि एक 2D एरे को रिसीव करेगा, और हमने वही जो अभी समझाया है कि उसके अंदर स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर i की वैल्यू 0 से लेके साइज तक जो आउटर लूप है ये रोज के बारे में बता रही है, और ये इनर लूप है ट्रावर्स कर रही है कॉलम्स के ऊपर। तो आपको मालूम है i-1 से स्टार्ट करना है और i+1 तक जाना है, और ये कंडीशन लगानी जरूरी है क्योंकि एक्सट्रीम केसेस में ये होगी फर्स्ट रो के लिए और ये होगी लास्ट रो के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये एलिमेंट्स जो हैं कि हमें गिवन होंगे अगर ट्राई डायगोनल की फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो जीरोस और नॉन जीरोस एलिमेंट्स हैं वो रेगुलर पैटर्न में आ रहे हैं, यानी कि डायगोनल से एक ऊपर और नीचे को छोड़ के बाकी सारे जीरोस हैं। तो इस तरह से अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि लूप्स में अगेन हमने इसको कंट्रोल करना है कि हाँ भी कितनी लूप्स चले। अगर हम नॉर्मली ट्रावर्स करते हैं तो हमने आई और जे को मैक्सिमम साइज तक चलाया, तो उसको लिमिट करने के लिए ताकि लूप्स उतनी बारी चले जितनी जरूरत है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया है ताकि हमारी मेमोरी में थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ज्यादा बड़ा होगा तो इट विल बी मच बेनिफिशियल। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहले में 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 1 और 1 2। ठीक है, फिर हमारे पास 2 1 2 2 एंड 2 3, और उसके बाद 3 2 एंड 3 3। तो इस तरह से ये चलता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस केस में हमें यहाँ पे लूप्स कहाँ से शुरू करनी है। आई की तो नॉर्मल है पर जे की यहाँ तक जानी है, और एक्सट्रीम केसेस को हैंडल करने के लिए हमने इफ लगाया हो। ओके, अब हम इरेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स की बात करते हैं। इरेगुलर में क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है जीरो और नॉन जीरो एलिमेंट्स को अक्रॉस द रोज एंड कॉलम्स, यानी कि हमारे पास जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो जीरोस कहीं भी आ सकते हैं, जैसे कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा तो ये देखिए यहाँ पे जीरोस की जो गिनती है वो कहीं पे भी आ रही है, कहीं पे ज्यादा कम। तो इस तरह से अगर कोई एक फिक्स पैटर्न में तो हमने देखा कि हम कोई लूप्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, तो इसमें हमें स्पेस को तो सेव करना ही है क्योंकि जीरोस की ज्यादा है। ठीक है, अब हम इसको अगर नॉर्मल वे से करेंगे तो मेमोरी बहुत वेस्ट होगी, कंप्यूटेशनल स्पेस बहुत वेस्ट होगी, और ये तो हमने छोटी ली है। तो हमारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी एरर्स भी हो सकती है, मैट्रिसेस हो सकती हैं। तो उस केस में इसकी दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है। फर्स्ट होती है कोऑर्डिनेट
लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एक तरह से 3 एरेज ले लेते हैं और उन पे एक में हम रो इंडेक्स स्टोर करते हैं, एक में कॉलम इंडेक्स स्टोर करते हैं और एक में वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक स्ट्रक्चर में भी डाल सकते हैं अलग से, या पैरेलल एरेज भी ले सकते हैं, या आप जैसे भी इसको करना चाहें। तो ये अलग अलग 3 एरेज जिनका साइज सेम होगा। ठीक है, और उसके अंदर आएगा क्या, पहले वाले में रो इंडेक्स, दूसरे वाले में कॉलम इंडेक्स और तीसरे में इसकी वैल्यू। तो इस तरह से स्टोर करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसकी डिटेल अभी पढ़ते हैं। दूसरी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती है कंप्रेस्ड स्पार्स रो रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, CSR रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी हम 3 एरेज, ये इसकी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि इसमें ना अगेन हमारे पास रोज की एंट्री अभी देखेंगे कि बार बार सेम आ रही है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक रो पॉइंटर ले लेते हैं, यानी कि कॉलम इंडिसेस तो होते ही हैं जैसे कि पहले हैं, और उसके अलावा वैल्यूज भी होती हैं कह रहे। ठीक है, बट रो वैल्यूज एरे होती है। देखें, हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक कॉलम्स जैसे ऊपर वाले में है, बट इसमें रो पॉइंटर होता है दैट पॉइंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ ईच रो। ये थोड़ा सा इसमें इसको एफिशिएंसी लाने के लिए, ऊपर वाली टेक्निक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये बनाई गई है। तो ये कैसे काम करती है इसको डिटेल में अब हम देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की। अब इस कोऑर्डिनेट लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए जो भी स्पार्स मैट्रिक्स में आ रहा है, उसको हम कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो इनको स्टोर करने के लिए हमने 3 एरेज ले लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास इरेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स है, तो हम रिक्वायर करते हैं 3 एरेज। ठीक है, और हर एक में क्या स्टोर होगा, एक में रो इंडेक्स, दूसरे में कॉलम इंडेक्स और तीसरे में वैल्यू सेपरेटली, ताकि हम मेमोरी ओवरहेड को बचा सकें अगर हम नॉर्मल वे से इसको 2 डायमेंशनल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमने एक रोज की ले ली, फिर हमारे पास एक कॉलम की आ गया। अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे आ रहा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक वैल्यूज की वैल्यू ले ली। ये मैंने नंबर 1 2 3 लिखे हैं, तो आपको यहाँ पे 10 20 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें, ये एरे अगर हम 2 डायमेंशनल का नाम रखा हुआ है, और ये होगा 0 0 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जो 0 है ये यहाँ पे 0 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये 0 कॉलम का ये इंडेक्स है, ये 1 और ये 1। अब मैं इसकी बात करूं, जैसे कि अगर मान लो मैंने इसकी बात करनी है, तो ये क्या होगा, एरे 2 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 के इंडेक्स में 0, उस पे आ जाएगा 3। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये होगा एरे हमारे पास 2, और ये कितना होगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे देखें 2 3 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि पहले वाले रोज में हम इसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं, रो इंडेक्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सक रहे हैं। दूसरे वाले कॉलम्स में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, कॉलम इंडेक्स। ठीक है, और थर्ड में हम इसकी वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यूज को हमने स्टोर किया। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि 1 वाला एंट्री कैसे जा रही है। देखिए, अब हमारे पास इसमें हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली हम 3 एरेज लेते हैं, नहीं तो हम एक स्ट्रक्चर बना के उसके 3 एलिमेंट्स भी मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें हम एक एलिमेंट डाल देंगे रो, दूसरा कॉलम और वैल्यू। अभी हमने स्ट्रक्चर का चैप्टर भी डिस्कस करना है, पर फॉर द टाइमिंग आप एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास C++ में एक तरह से डाटा टाइप बनाने के लिए, यूजर डिफाइंड टाइप के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि बट ऑब्वियस ओवरहेड आता है कि कैसे ये मेंटेन करेंगे 3 एरेज के साथ, और ये एफिशिएंट नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए या अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए एफिशिएंट नहीं होता। तो इसका हम कोड देखते हैं कि ये कैसे करता है यूजिंग स्ट्रक्चर्स, और अगर हमने नॉर्मली 3 एरेज लेनी हो तो ये कैसे करता है, तो इसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इस जो हमारे पास कोऑर्डिनेट लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, उसको कैसे हम इरेगुलर मैट्रिक्स को स्टोर करेंगे। तो ये मैंने एक इरेगुलर मैट्रिक्स ले ली है, 4x4 की ये स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ली है। ठीक है, जहाँ पे हम शो कर सकूं, तो इसमें आप देख सकते हैं जीरोस की एंट्रीज काफी हैं, तो ये इरेगुलर है और इसमें पैटर्न कोई नहीं बन रहा। उसके बाद मैंने इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज के लिए कि हमारे पास मैक्सिमम एंट्रीज कितनी है, तो वो हो जाएंगी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि ये 4x4 की है, तो टोटल 16 एंट्रीज। ये इसलिए मैंने यहाँ पे एक रोज मेंटेन की हुई है,
तीन अलग अलग, ताकि इनके एंट्रीज को स्टोर कर सके। जैसे कि आपने देखा था, हमने एक का नाम रोज रख लिया, एक का नाम कॉलम्स और एक का नाम वैल्यूज। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम साइज बता दिया है हमने, इसकी टोटल एंट्रीज के बराबर होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर ये रेगुलर हो जाए या इस केस में डेंस हो जाए तो उस केस में भी इसको हैंडल कर लेना चाहिए। तो उसके बाद हमने नंबर ऑफ एंट्रीज के लिए यहाँ पे नम एंट्रीज नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, तो ये नम एंट्रीज नॉर्मली हमारे पास क्या होगी, ये नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, तो इसको हमने इनिशियलाइज ही करा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको, ये इररेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स है, इसको कन्वर्ट करना है सीओ रिप्रेजेंटेशन के लिए, और बाद में हम इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कन्वर्ट एक नाम का कन्वर्ट टू सी और प्रिंट सीओ, यहाँ पे दो एंट्रीज यहाँ पे शो की। तो यहाँ पे हम इसके फंक्शंस पे चलते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहली बात कन्वर्ट, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने तीन एरेज लेनी है, एक रोज कॉलम्स और उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं, और ये टू डायमेंशनल एरे हमने इनिशियली इररेगुलर वाली पास करनी है ताकि हम इसको उसमें उस रिप्रेजेंटेशन में स्टोर कर सकें। तो आप यहाँ पे देखें कि पहली एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज हमने एज्यूम कर ली है, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज की शुरुआत में देखो, पहली बात ये आइटरेट करेगा नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के ऊपर, पूरी इरेगुलर मैट्रिक्स के ऊपर। जहां पे नॉन एंट्री, यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू होगी, तो उसी को हमने मैनेज करना है, उसी को स्टोर करना है वहां पे। तो वहां पे जो नंबर एंट्रीज बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे नंबर एंट्री 0 आ रही है पहली केस में, तो 0 की एंट्री में यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, इसमें आई स्टोर हो जाएगा, जैसे कि रो इंडेक्स, इसमें जे कॉलम इंडेक्स और इसमें वैल्यू। ठीक है, और हर बारी हम इसकी वैल्यूज को प्लस करते रहेंगे। तो इस तरह से ये उसको पॉपुलेट करेगा, जो कि तीन एरेस हमने अलग अलग ली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन एरेस और यहाँ पे उनको पॉपुलेट कर रहे हैं और साथ में उनकी एंट्रीज को प्लस कर रहे हैं फॉर द नॉन जीरो वैल्यूज। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कैसे हम उस पर्टिकुलर इररेगुलर मैट्रिक्स की, जो कि हमारे पास दी गई है, उसको कैसे तीन पैरेलल एरेस में या तीन एरेस में स्टोर कर रहे हैं। एक रोज एरे है, दूसरा कॉलम्स है और तीसरा वैल्यूज है। ठीक है, और इसकी एंट्रीज को हम यहाँ पे पॉपुलेट करके दिखा रहे हैं। अब एक बार ये एंट्रीज चली गई तो उसको प्रिंट करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि हम लूप लगाएंगे। अगेन हमने वो वाली पर्टिकुलर तीनों एरेस को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे तीनों एरेस, ठीक है, और ये है तीनों वन डायमेंशनल, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, न्यूमेरिक नंबर ऑफ एंट्रीज जो इतनी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है पीछे, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे इसको लूप लगा के, सिंगल लूप है क्योंकि वन डायमेंशनल है, तो इसके लिए वहां पे वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे यही मेन है कि हम इसको कैसे तीन एरेस में डालते हैं। तो यहाँ पे इसको डाल दिया और फिर हमने एक एक करके इनके, तो इससे हमारी जो लूप्स की कितनी नंबर ऑफ टाइम्स चलेंगी या इसको एफिशिएंटली हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम काम करेंगे और इसको देखते हैं। हम इसको एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सिर्फ वही एंट्रीज आ रही हैं जो कि पड़ी हुई हैं। एक तो 0 0 पे 1 पड़ा है, फिर 1 2 पे, 2 0 पे, 2 3 पे। इस तरह से यहाँ पे जितनी एंट्रीज पड़ी हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो यहाँ पे एक तरह से जो लूप है वो हमारे पास प्रिंटिंग के केस में देखें 6 टाइम्स या जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने टाइम्स ही चल रही है। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि हमारे पास आइट्रेशन हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मैक्सिमम एंट्रीज को हमने एक इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि हम इसका साइज मैक्सिमम डिफाइन कर सकें। न्यूमेरिक एंट्रीज हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कराई है, ये इसलिए इनिशियलाइज कराई है ताकि इसमें वैल्यूज जा सके और आगे हम इसको यूज कर सके। यहाँ से जो वैल्यू वापस आएगी उसी की वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको चलाया और ये आपने देखा कि ये कैसे रन होता है। ओके, अब इस कोड में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम तीनों एंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और स्ट्रक्चर की एंट्रीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया जिसका नाम है सीओ एंट्री। ठीक है, इसमें एक रो, कॉलम और वैल्यू डाल दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इस एंट्रीज को हमने पहली बात पॉपुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कन्वर्ट टू सीओ, जैसे कि हमें पहले भी हमने यूज किया है। तो इसमें यहाँ पे थोड़ी सी ये होता है कि इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हमने एंट्रीज की बात करनी है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही सीओ एंट्री की आएगी और इसमें एक ही बार ये एरे पास होगा। अलग अलग जो मल्टीपल एरेज है उनको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा।
ठीक है, तो स्ट्रक्चर के थ्रू ही हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर कैसे काम करता है ये थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर जब पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट फॉर द टाइमिंग ये यूजर डिफाइंड टाइप बना रहा है जिसके अंदर 3 एंट्रीज आ रही है। तो बाकी का यहाँ पे कोड देखिए ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे ये देखिए नंबर ऑफ एंट्रीज को हमने काउंट करने के लिए एक काउंट नाम का 0 एंट्रीज फंक्शन बनाया हुआ है ताकि वो एंट्रीज को काउंट भी कर सके। बस यही थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे कि इसमें हमने एक स्ट्रक्चर टाइप है तो इसकी एंट्री, अब वो उसकी टाइप स्ट्रक्चर और उसका एक वेरिएबल बना के वो की एरे ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एरे बना के कितनी एंट्रीज होंगी, नम ऑफ एंट्रीज, उतनी एंट्रीज जितनी नॉन जीरो एंट्रीज है। बाकी का फंक्शन सेम है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर टाइप यानी कि यूजर डिफाइंड टाइप हमने नई खुद बना ली है, इसका एरे बनाया है और उस एरे में उतनी एंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये एंट्रीज हमें कैसे मिलेंगी जब हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पास क्या करेंगे, एक इरेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स जो हमने बनाई हुई है, ठीक है, जो हमें गिवन है, इसको हमने मैनेज करना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमने काउंट करने के लिए क्या लिया है कि हमने एक लूप चलाई है, जब जब नॉन जीरो आ रहा है उसका काउंट इंक्रीज करो, एंड में रिटर्न कर दो। बहुत सिंपल है, यानी कि जब जब वो एंट्री नॉन जीरो है तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो और उसके काउंट को प्लस प्लस कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, और फाइनली जो काउंट आएगा सारी लूप्स खत्म होने के बाद उसको हमारी बस नंबर ऑफ एंट्रीज मिल जाएंगे। अब इस नंबर ऑफ एंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे डालना है। और दूसरा, जब हमने इसको कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्ट्रक्चर की यहाँ पे इस इंडेक्स पे, यानी कि हमने ये एरे बनाया हुआ ना, तो इस एरे के जो ये वाला एलिमेंट है, तो स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए डॉट डाल के उस स्ट्रक्चर के एलिमेंट की हम बात करते हैं, आइटम की बात करते हैं। तो यहाँ पे रो की एंट्री, रो के कॉरस्पॉन्डिंग ith इंडेक्स, कॉलम की एंट्री, कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग jth इंडेक्स, और वैल्यू की एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग वो वैल्यू। तो इसलिए हमने यहाँ पे, और हर बारी इसकी लूप को बार बार चलाने के लिए प्लस प्लस एंट्री किया हुआ है, तो जितनी एंट्रीज होंगी यहाँ से भी हमें एंट्री की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है और यहाँ पे प्लस प्लस एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरह से ये चलेगा। अब इसके बाद फिर हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो यहाँ पे एक लूप लगा दी है, नंबर ऑफ एंट्रीज टाइम चलेगी। अब इसका ये वाला एलिमेंट यानी कि इस स्ट्रक्चर एरे का रो आइटम को एक्सेस करने के लिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया डॉट रो, यानी कि उसमें अगर 3 एलिमेंट्स है, रो, कॉलम और वैल्यू, तो उसकी कौन सी चीज को एक्सेस करना है, रो वाली। और रो कौन से इंडेक्स पे होगी, फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि सभी का सेम होगा, तो इसमें भी आई और अगले में भी आई। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर के साथ भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार ये देख लीजिए फंक्शन दोबारा से। सबसे पहले हमने यहाँ पे काउंटिंग की है, ठीक है, उससे ऊपर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ये बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद हमने एक फंक्शन है कि नॉन जीरो एंट्रीज को काउंट करने के लिए अलग से बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कन्वर्ट किया जैसे किया और बाद में हमने यहाँ पे प्रिंट किया। बस प्रिंट करने वक्त ये जो है ये है स्ट्रक्चर एरे, ठीक है, उसकी नंबर ऑफ एंट्रीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह से इसको एक बार चला के देखते हैं। ये हमारे पास इरेगुलर मैट्रिक्स है, हमने काउंट कर लिया है कितनी एंट्रीज आ रही हैं, उसके बाद उसका एरे बनाया, क्योंकि उस स्ट्रक्चर का एरे उतना ही बनाना है, नहीं तो फिर अगर हमने 4x4 का ही बना लिया फिर तो हमारे पास वेस्टेज हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो अब अगेन देखें कि हमारे पास वही एंट्रीज आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा एफिशिएंट माना जा सकता है कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा ओवरहेड मेंटेनेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल एरेज के लिए तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, अब हम इस सीओ रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम क्या डिस्कस कर लें एक बारी पहले दोबारा से। हमारे पास ये देखें कि अगर इस रो में फर्स्ट एक एंट्री है तो जीरो आ गया, बट यहाँ पे अगर हमारे पास इसकी रो बात करें कि इसमें 2 एंट्रीज आ रही हैं, इसमें 3 एंट्रीज आ रही हैं, तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है कि ये मल्टीपल एंट्रीज की अगर हम इसको रिड्यूस कर सके, यानी कि अगर बहुत बड़ी रो, अगर हमारे पास इरेगुलर मैट्रिक्स होगी 10x10 की, और अगर सेकेंड रो में बहुत सारी एंट्रीज आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 आ रही हैं तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 बार आ गया, इसमें 3 आ रही हैं तो इसमें भी 2 आ रही हैं तो इसमें 3 2 बार ही आ गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक कंप्रेस स्पार्स रिप्रेजेंटेशन आई। इसमें इसका नाम क्या है कि इसमें हम रो को, जो हमारी रो की मल्टीपल एंट्रीज हैं उसको कंप्रेस करते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है कंप्रेस करो रो को। और ये कौन सी स्पार्स है, तो इसलिए कंप्रेस्ड रो स्पार्स, तो हम इसको बोलते अच्छा लगने में कंप्रेस्ड स्पार्स रो रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास यही रेगुलर मैट्रिक्स है, तो इसमें भी हमारे पास 3 एरेज की जरूरत पड़ेगी, पर ये 3 एरेज में अगेन कॉलम इंडेक्स जो कि कॉलम्स इन स्टोर करेगा, जैसे कि हमने सेम टू सेम वही रख लिया है। अगर इसी तरह वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 1 2 लिखा हुआ है, ये देखो ये वैल्यूज है, तो ये कॉलम इसकी एंट्री देखो ये यहाँ पे क्या आएगी, अगर इसकी बात करें तो ये होगा 0 और 0, ठीक है, तो इसका कॉलम क्या है 0, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई आर्बिट्री और ले लेता हूँ तो इसकी होगी ARR, तो ये होगा 2
और ये होगा 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 कॉलम, ठीक है, और ये एंट्री 4 है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। इसी तरह इसकी एंट्री क्या होगी ARR, हमारे पास ये होगी 3 और ये होगी 3, ठीक है। तो इसकी एंट्री कॉलम की कौन सी होगी अगेन 3 और 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको स्टोर करना है। एक बार इसको रब भी कर ले थोड़ी सी। ओके, तो थर्ड जो हमने लेनी है इसमें हमने डिफरेंस रखा है कि रो पॉइंटर एरे लेना है। तो इसमें जो इंडिसेस होंगे दैट पॉइंट्स टू द स्टार्ट ऑफ ईच रो, ठीक है, इन द कॉलम्स एरे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो इसको स्टोर करने के लिए, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी, पहले इसका स्टार्टिंग इंडेक्स में इसका है 0, तो यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका होगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कौन से नंबर पे है 2, तो इसका आ जाएगा 2। और इसका हमारे पास यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगा, अब वो कौन सा आ रहा है, ये देखिए ये स्टार्टिंग इंडेक्स का मतलब क्या है कि ये देखिए इसका स्टार्टिंग इंडेक्स ये है 0, इसका है 1, अगले का है 2, का कहाँ से शुरू हो रहा है 2 पे, अगला 3 का कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये वाला एलिमेंट जो है 5 वाला, ये जो है ये कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, ये इंडेक्स नंबर 4 पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 5 है ये किस पे आ रहा है, इस 4 इंडेक्स पे। यहाँ पे जो हमारे पास ये क्या कहते हैं ये वाला एलिमेंट आ रहा है स्टार्टिंग इंडेक्स 3 वाला, ये 3 किस पे आ रहा है, इंडेक्स नंबर 2 पे। तो इसलिए ये यहाँ पे आया। ये चीज बड़ी ध्यान से देखने वाली है कि हमारा ये जो एलिमेंट है 5, ये 5 कौन से है यहाँ पे, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 4। तो ये जो हमारे पास इंडेक्स होगा ये यहाँ पे हमने रख लेना है। इसी तरह ये जो स्टार्टिंग एलिमेंट है 3, ये जो 3 हमारे पास है ये स्टार्टिंग इंडेक्स किस पे आ रहा है, ये आ रहा है 2 पे, तो यहाँ पे लिख लेना है। अब ये जो एलिमेंट है 2, ये यहाँ पे है 2 पे, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स किस पे आ रहा है 1 पे, तो हमने इसको यहाँ पे 1 लिख लेना है। तो इसी तरह, और जो लास्ट एलिमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट एलिमेंट पॉइंट्स टू द एंड ऑफ द डेटा इन द वैल्यूज। अब एंड क्या होगा, जो भी वैल्यू होंगी टोटल उसका एक प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या स्टोर कर लेना है 6, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 0, ये देखिए मैंने शो इंडेक्स 0 पे यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये कौन से इंडेक्स पे है 0 पे, ठीक है। अगला 1 आया, 1 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये इंडेक्स नंबर 1 पे है। जैसे कि मैंने बात की, ये 2 आ गया, ठीक है। अगला आ गया 4, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आएगा 6, ये 6 इसलिए आया क्योंकि हमारे पास एंड ऑफ द डेटा इज एट इंडेक्स 6, नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर द इंडेक्स 5 इज कंसिडर। इससे हमारे पास फायदा क्या होता है इसको लेने का, कि हमारे पास साइज पता चल जाता है कि हमें सीधा सीधा कॉलम्स और जितनी वैल्यूज आ रहे हैं उनका साइज पता चल जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इस तरह से हमें इसका फायदा होता है। अब इसको हमारे पास इसका फायदा क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास 2 एरेज तो मेंटेन हो ही रही हैं, बट यहाँ पे जो रो पॉइंटर की एरे है वो स्टार्ट करता है ईच रो से, तो उसकी यहाँ पे देखिए मल्टीपल एंट्रीज नहीं आएंगी, और ये बहुत ही सूटेबल होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। तो इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू चलाते हैं और देखते हैं ये कैसे मेंटेन। अब हम कोड करते हैं CSR रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो हमने एक इरेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स एज्यूम किया कि गिवन है हमारे पास, ठीक है। ये भी हमने 4x4 के लिए, आप कोई भी ले सकते हैं, 4x5 की या उसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले एक कन्वर्ट टू CSR, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट था, हमने कन्वर्ट करने के लिए CO में भी इसे लिखा था। तो यहाँ पे हमने एक तो इरेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स पास करनी है और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, और बाद में हमने इसको प्रिंट करना है। और क्योंकि हम इसको डायनेमिकली करेंगे तो हमें इसको हमने एरेज बनाएंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम इससे डिलीशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, और उसमें हमने 3 पॉइंटर्स ले लिए। पॉइंटर्स का कंसेप्ट भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर फॉर द टाइम बिंग एक ये पॉइंटर किसी का एड्रेस स्टोर करता है, ये एक आपने याद रखना है। और यहाँ पे हम इसका किसी एरे का एड्रेस देंगे इसको। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज, कॉलम्स और रो पॉइंटर नाम के 3 अलग अलग पॉइंटर्स ले लिए हैं, और ये पॉइंटर्स इंटीजर एरे को स्टोर करेंगे, तो इसलिए हमने इंट स्टार लिख दिया है। तो स्टार लिखने का मतलब कि एक पॉइंटर है और ये किस तरह के एरे को, किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा, इंटीजर को पॉइंट करेगा, इंटीजर की वैल्यू को पॉइंट करेगा, तो इसलिए हमने इंट लिखा हुआ। अब सबसे पहले जैसे कि हमने इसको पॉपुलेट करना है, प्रिंट को हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हमने एक तो इसको मैट्रिक्स जो हमने रेगुलर है वो पास करनी है, और इसमें नंबर ऑफ रोज और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है।
तो हमने एक जो स्ट्रक्चर है उसका CSR नाम एक वेरिएबल ले लिया है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास 0 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस केस में जब जब नो हमारे पास काउंट करना है ना, ये हम अलग भी बना सकते हैं कि काउंट नॉन जीरो एंट्रीज। तो यहाँ पे मैंने बीच में लिख दिया कि हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज यानी कि लूप उतनी बारी ही चले जितनी यहाँ पे एंट्रीज हो। तो वो कैलकुलेट करने के लिए पहले नॉट इक्वल टू 0 के हिसाब से चलाना है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने उतने ही साइज की यहाँ पे एरेज ले ली है। बट जो आपको याद है, वैल्यूज और कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग तो एंट्रीज के बराबर ले लेनी। तो इसलिए वैल्यूज डॉट वैल्यूज, क्योंकि स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नाम क्या था, CSR, और उसकी वैल्यूज की एंट्रीज कितनी हो, एक एरे हो जाए। इसी तरह CSR कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एंट्रीज कितनी हो, जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज। और रो पॉइंटर की एंट्रीज हमने देखी थी कितनी थी, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, +1, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ रोज की वैल्यू से एक प्लस हो जाए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास यहाँ से मिलेंगे हमें नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास सबसे पहले एंट्री इंडेक्स 0 है और वैल्यू इंडेक्स 0 है, ठीक है। ये इंडेक्स की बात हो रही है, ये किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो हम आइटरेट करेंगे नंबर ऑफ रोज के ऊपर, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ रोज हैं हमें यहाँ से पास होंगे, यानी कि जैसे कि अगर 4 रोज हैं तो आपको मालूम है कि जितने रोज हैं उसकी एंट्रीज 4+1 एक लास्ट इंडेक्स के लिए रखनी थी। तो इसलिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ रोज के हिसाब से ही लूप चलानी है। तो उसका जो इंडेक्स होगा, रो का जो इंडेक्स है उसकी पहली इंडेक्स पे हमने वैल्यू स्टोर कर लेनी है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जे की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से चलानी है, क्योंकि हमने उसमें अगर जितने कॉलम्स या जितनी भी वैल्यूज होंगी नॉन जीरो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चलानी है। बस रोज की गिनती एक जितनी टोटल होती है उससे एक प्लस रखनी होती है। तो यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है, इसका एंट्री इंडेक्स और इसमें मैट्रिक्स डाल दी, ठीक है। और दूसरे में कॉलम्स में हमने इसमें जे डाल दिया, ठीक है। इसके बाद और एंट्री इंडेक्स को हमने हर बारी प्लस करते जाना है, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसकी वैल्यूज के साथ साथ चलेंगे। और वैल्यू इंडेक्स के हिसाब से भी हम इसका वैल्यू इंडेक्स भी इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स क्या होगा कि इस केस में रो पॉइंटर उसी को उठाए जो उसकी फर्स्ट एंट्री आ रही है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था उस वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा। तो यहाँ पे वो वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमने एक एक करके उनके रो पॉइंटर की वैल्यूज के ऊपर वो वैल्यू इंडेक्स एट द एंड चलाई देना, ठीक है। बाद में हम पूरे का पूरा स्ट्रक्चर इसको रिटर्न कर देंगे और इस तरह से ये काम करेगा। तो ये चीज को आपने ध्यान देख लेना है कि यहाँ पे ये कोड जो है एलोकेट करने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले ये कोड हो गया टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज। फिर हमने तीन जो पॉइंटर्स लिए थे उनको हमने न्यू के साथ हमने एलोकेट कर दी है मेमोरी। तो ये लाइन हमने यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस स्ट्रक्चर की इस आइटम के लिए हमने एक एरे बनाया और इसकी एंट्रीज कितनी है। और यहाँ पे बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे रो की जो एंट्रीज है टोटल नंबर ऑफ रोज +1, क्योंकि एंड वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए। और उस एंड वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए ये स्टेटमेंट है, यानी कि जैसे हमने लिखा था फॉर स्टोरिंग लास्ट वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू के लिए है, लास्ट आइटम जो है लास्ट आइटम ऑफ रो PTR, ठीक है, ये एरे का उसका है। तो ये लास्ट आइटम के लिए अलग से है। अदरवाइज क्या करेगा कि हर बारी उसके इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स को यहाँ से उठाता रहेगा, यानी कि अगर जैसे हमारी 5 थी तो पहली 4 के लिए ये चलेगा और लास्ट जो वैल्यू है उसकी नंबर ऑफ रोज की गिनती एक बढ़ जाएगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके ये वैल्यू इंडेक्स यहाँ पे डाल देगा। तो ये कोड ही इसका मेन है जो कि आपने यहाँ पे ध्यान रखना। और फाइनली जब ये पॉपुलेट हो जाएगा तो हमने इसको रिटर्न कर देना है। और बाद में इसके लिए प्रिंट बनाया हुआ है। तो प्रिंट के लिए जैसे सिंपल हमने पहले किया था कि हमने यहाँ स्टार्ट करना है, CSR रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ रोज के हिसाब से चलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें जो रो स्टार्ट है वो वहां पे कहाँ से होगा, यहाँ से। रो एंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें रो एंड हमें यहाँ पे अलग से मिल जाए, ठीक है। तो रो एंड और रो स्टार्ट वहां से शुरू होके तो हमने यहाँ से हर उसके वैल्यूज को शो करना है, जैसे रो पॉइंटर I से शुरू होके और रो पॉइंटर I+1। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यूज को प्रिंट करना है। यहाँ पे याद रखना है रो की तो I आ जाएगी, बाकी कॉलम्स के लिए हमने यहाँ पे उस आइटम का इंडेक्स के हिसाब से चलेंगे। तो ये चीज का हमने ध्यान रखना है कॉलम्स और वैल्यूज के लिए। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है कि ये प्रिंटिंग में ये कैसे करना। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए सिर्फ वो ही वैल्यूज उठा रहा है जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो ये थोड़ा सा कोड थोड़ा सा ध्यान से देखना है CO रिप्रेजेंटेशन से। बट यहाँ पे भी अगेन सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया, ठीक है। फिर हमने नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कोड इसी के अंदर डाला हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। CSR कन्वर्ट टू, और उसके बाद उनको एलोकेट किया एरे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद कन्वर्ट टू CSR फॉर्मेट,
ठीक है, तो इस तरह से ये चल रहा है। और लास्ट आइटम हमने यहाँ पे डाल दिया रो पॉइंटर के केस में, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सक रहे हैं कि ये हमने कैसे किया। और फाइनली हमने इसको डिलीट भी करना है क्योंकि एलोकेट किया है, तो हमने मेमोरी लीक की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए तो इस तरह से हमने इसको किया। ओके।